नए हफ्ते की शुरुआत के लिए हो जाइए तैयार। दुनिया भर के बाजारों से मिले जुले संकेत, लेकिन भारतीय बाजारों में पिछले हफ्ते की दमदार तेजी और बड़े एक्शन के बाद क्या वही मोमेंटम, वही तेजी बरकरार रहेगी? कि 18,000 के पास पहुंचेंगे, पार करेंगे, छुएंगे या फिर लौट आएंगे? रहेगा इसी सवाल के जवाब का इंतजार। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार। नया हफ्ता है सर, और पिछले हफ्ते का एक्शन देखें तो मूड माहौल तो बढ़िया है। तो इसी पर करते हैं आपसे चर्चा। बताएं आज के लिए ट्रिगर्स क्या क्या? दीप, और आज भी संकेत काफी बेहतर हैं, खासतौर से अमेरिकी बाजारों से और कच्चे तेल से जो संकेत आते दिख रहे हैं वो हमारे लिए काफी बेहतर है। पिछले हफ्ते कच्चे तेल ने 13% का गोता लगाया और कोविड लॉकडाउन के वक्त के बाद हफ्ते की सबसे बड़ी गिरावट कच्चे तेल में देखने को मिली और आज भी 103-104 डॉलर के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखा है। बस एक बार 3 से 2 डिजिट में आ जाए तो मन को शांति हो थोड़ी सी तो थोड़ा और अच्छा फील करें। लेकिन अभी भी हम अच्छा फील कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 105 डॉलर के नीचे ट्रेड करता हुआ दिखा है। शुक्रवार को उतार चढ़ाव के बीच दिन की ऊंचाइयों पर जाकर बंद हुए अमेरिकी बाजार और आखिरी आधे घंटे में शानदार रिकवरी अमेरिकी बाजारों ने दिखाई है। पॉइंट्स के हिसाब से देखेंगे आपको ज्यादा नजर नहीं आएंगे, लेकिन तेजी काफी बेहतरीन रही है। पावर कंपनियों के लिए एक खराब खबर आती दिख रही है। सीईआरसी जो कि पावर के दाम रेगुलेट करता है, उन्होंने कहा कि एक्सचेंजेस पर जो भी पावर ट्रेड होते हैं उनकी लिमिट कर दी जाए प्राइस की। ये उनके लिए एक नेगेटिव खबर है। और मार्च की ऑटो बिक्री के आंकड़े आना शुरू हो चुके हैं। दोपहिया वाहनों की बिक्री के आंकड़े अब तक जो नजर आ रहे हैं वो कमजोर दिख रहे हैं। तो ये है आज के सारे ट्रिगर्स जिनके दम पर हम आज के सेशन को बढ़ाएंगे आगे। बिल्कुल सर, तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स। पूरा ट्रेडिंग हफ्ता है हमारे सामने, कई सारी चीजों पर सर आपकी राय लेनी है। पर एक बार क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स हमेशा फोकस में रहते हैं, एक बार वहां पर टच कर लेते हैं। जो युद्ध एटलीस्ट जो रिस्क कम हो रहा था वो हम होते हुए भी देख रहे हैं। अब तो राजधानी से भी रशिया की सेना वापस जा रही है, तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। कच्चा तेल काफी कंफर्टेबल होते हुए दिख रहा है। तो जो एक युद्ध का डर था या कुछ रिस्की एसेट्स को उसका प्रीमियम मिल रहा था, क्या अब और वो तेजी से घटते हुए दिख सकता है? बिल्कुल। और अब आप देखिए कि जब 6 हफ्ते हो जाएं और उसके बाद जनरल न्यूज चैनल्स भी युद्ध की खबरों को चलाने में अब ये सोचे कि वही घिसी पिटी खबरें चल रही है, इसका मतलब ये कि सब लोग ऊब चुके हैं। यस, करने वाले भी और देखने वाले भी। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और सबको सॉल्यूशन चाहिए, और जब सबको सॉल्यूशन चाहिए तो फिर ज्यादा लंबा समय नहीं रहेगा उस सॉल्यूशन को आने में। सबसे बड़ी बात दीप ये है कि इस वक्त पूरे ग्लोबल मार्केट्स में ये कंफर्ट है कि यहाँ से बात बिगड़ेगी नहीं। सबसे और वो बड़ी चीज है। क्योंकि एक और जब आपको आपने 15,671 का लो जिस दिन बनाया था उस दिन सबसे बड़ा डर था कि न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा। है ना। कि उन्होंने उनके परमाणु संयंत्र पर हमला करने की, उसको कंट्रोल करने की कोशिश की, आग लगी थी, याद है वो फ्लैशबैक में, है ना। तो वहां से आज हम कहाँ हैं? आज कोई सोचता भी नहीं कि न्यूक्लियर वॉर भी हो सकता है। ध्यान में ही नहीं। आज लोग वर्ल्ड वॉर की भी बात नहीं कर रहे। करेक्ट। आज ये बात करें कि दोनों बात करें, दोनों को ही एक्चुअली सबको समझ में आ गया, रशिया और यूक्रेन को भी समझ में आ गया कि हम दोनों को ही आपस में निपटाना है और कोई नहीं, कोई आने वाला नहीं है। ठीक है, बीच में कोई देश आकर बोलेंगे मेरे यहाँ की बात कर लो, मैं थोड़ा बहुत आपका ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, लेकिन दोनों को समझ में आ रहा है कि समस्याएं हमारी अपनी, हमें निपटानी है। करेक्ट। तो अब वो दुनिया भर से कहीं कहीं दो देशों के बीच में फिर से मामला आता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल। हो सकता है बीच बीच में कुछ स्टेटमेंट्स आपको अमेरिका, नेटो, यूरोप, इन देशों की तरफ से आते हुए दिखे, वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन कमोवेश मार्केट ने अब युद्ध को पीछे छोड़ दिया है। और यही बड़ी वजह है दीप कि धीमे धीमे कच्चा तेल आपको नीचे की तरफ आ रहा है, जो कंफर्ट दे रहा है। अमेरिका ने भी मान के चल रहा है कि भाई ठीक है, रशिया पे रिस्ट्रिक्शंस जो लगेंगे, सैंक्शंस जो लगेंगे, उसका असर पड़ेगा, लेकिन उसकी जगह हम अपने रिजर्व से निकाल रहे हैं। हर एक देश अपनी ऑल्टरनेट ऑयल सप्लाई की तरफ नजर बना रहा है। हम अपना ऑयल $35 कम में रशिया से खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। तो सब अपने अपने कंफर्ट के हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनाकर कर रहे हैं, और रशिया यूक्रेन को अपने भरोसे छोड़ रखा है कि आप अपना देखिए। सो उस हिसाब से देखा जाए तो बाजार को यह बड़ा कंफर्ट है कि युद्ध को लेकर चीजें यहां से बिगड़ेंगी नहीं, स्टेबल रहेंगी या और सुधरेंगी, ये मानकर हम चल रहे हैं। और यही वजह कि कच्चा तेल धीमे धीमे नीचे सरकता हुआ दिख रहा है। एक बार $100 के मनोवैज्ञानिक स्तर के नीचे आ जाए, 2 डिजिट में आ जाए तो बहुत अच्छा है। जैसे ये वैसे ही जैसे कि पेट्रोल का दाम 100 के नीचे होता है, 100 के ऊपर होता है, तो हमें ऐसा लगता है कि वैसे भी महंगा तो लगता है 100 के नीचे भी, लेकिन 100 के ऊपर बहुत ज्यादा महंगा लगता है। तो एक मेंटालिटी होती है, मेंटालिटी होती है। इसीलिए वो बाटा ने रेट भी वैसे बनाए ना, 99.995 ऐसा। सो वो चीज है। तो थोड़ा और नीचे आए और अच्छा है। लेकिन एक अच्छी चीज जो हुई दीप कच्चे तेल में, पहले 110 से $120 की रेंज बनी, 105 से $115 की रेंज बनी। अब $105 की जो रेंज का लोअर एंड है उसके नीचे कच्चा तेल 2 दिन से ट्रेड कर रहा है। सो इसका मतलब ये कि धीमे धीमे थोड़ा और शायद कुछ और एक अच्छी खबर आ जाए
वो निकल जाए, तो हमारे लिए ये एक बहुत अच्छी बात है कि कच्चा तेल कंट्रोल में। हमारी तेजी का पूरा कोरिलेशन दीप इस बार जो रिकवरी हुई हमने एक ही चीज से जोड़ के रखा है। आप देख लीजिए कि जैसे जैसे कच्चा तेल गिरेगा वैसे वैसे हमारे बाजार मजबूत होंगे। पूरा 100% एकदम कोरिलेशन वैसे ही। अब आप मिनट टू मिनट बेसिस पे देखेंगे तो अलग बात है, लेकिन डेली बेसिस पे आप देखिए, लगभग वीकली बेसिस पे देखिए, जिस तरह से कच्चा तेल गिर रहा है उस तरह से इंडियन मार्केट बढ़ रहा है। एब्सोल्युटली। तो हमारा तो कंट्रोल और कोरिलेशन पूरा कच्चे तेल के साथ हो गया है। तो इसलिए जब तक कच्चा तेल वापस किसी वजह से बढ़ता नहीं, हम कंफर्टेबल है और हम तेजी में। पहली चीज। दूसरी बात, अमेरिका के डेटा जो शुक्रवार को आए, बेरोजगारी के डेटा 3.6% के आसपास, 3.5% के आसपास, वो 2 साल के निचले स्तरों पर है। अर्थव्यवस्था की मजबूती को दिखा रहे हैं, स्पेशली जब युद्ध के समय में और ग्लोबल अनिश्चितता के माहौल में भी अगर वहां पर बेरोजगारी के आंकड़े अच्छे हैं तो ग्रोथ को लेकर जो थोड़ी सी चिंताएं। अब आप देखिए 2 दिन पहले जो हुआ, 2 दिन, इसलिए मैं कहता हूँ किसी चीज पे भरोसा मत कीजिए। 2 दिन पहले अमेरिकी बाजार 550-600 पॉइंट गिरे थे। क्यों? मंदी आ सकती है, क्योंकि शॉर्ट टर्म बॉन्ड रेट्स कम हो गई, बढ़ गई, और लॉन्ग टर्म वाली कम हो गई। और 2 दिन बाद क्या हुआ? बेरोजगारी के आंकड़े 2 साल के सबसे बढ़िया लेवल पर है, सबसे कम है। बिल्कुल। तो इसका मतलब इकोनॉमी ठीक है। ये कोई भी एक डेटा इकोनॉमी को डिसाइड नहीं कर सकता। करेक्ट सर। करेक्ट। सो ये होगा, और किस दिन कौन सा डेटा आता है, बाजार उसको किस तरह से लेता है, ये अपनी मर्जी पे। नेगेटिव लेना तो ये भी सोच सकते हैं, अच्छा बेरोजगारी 2 साल के नीचे पे आ गई है, फिर तो इन्फ्लेशन तो 40 साल के ऊपर पे, फिर तो ब्याज दरें और तेजी से बढ़नी चाहिए। आपको नेगेटिव लेना तो इसी डेटा को आप नेगेटिव भी ले सकते हैं, और अगर बाजार नीचे बंद होते तो शायद हम ऐसे ही इसका विश्लेषण कर रहे होते। क्योंकि ये भी हमारा तो विश्लेषण बाद में है ना, पहले थोड़ी है। हाँ। बाद में करना तो बहुत आसान है कि किस वजह से बढ़ा है। सो अगर यही 200 नीचे गिरा होता तो हम यही कहते हैं बहुत बढ़िया जॉब डेटा आया, फेड के लिए कंफर्ट हो गया, क्वेश्चन हो गया, और रेट बढ़ा सकता है। करेक्ट, वही बात है। हाँ, वो कौन सी है, वो एक कहावत है ना कि जहाँ 5 अर्थशास्त्री होते हैं वहाँ 6 ओपिनियन निकल कर आती है। बिल्कुल। तो ऐसे ही नहीं बनी है, लोगों के अनुभव से बनी हुई है। सब कुल मिला के, लेकिन मार्केट के एंगल से देखें तो सब ठीक है, शांति है, बढ़िया है। अच्छा हफ्ता था पिछला, सपाट रहा अमेरिका के लिए, हमारे लिए तो ड्रीम हफ्ता है। इससे बढ़िया क्या उम्मीद करेंगे। सो ग्लोबल संकेत दीप ओवरऑल हमारे लिए पॉजिटिव साइड पे। भले थोड़ा आपको एसजेक्स निफ्टी 25-50 नीचे दिख रहा हो, भले आपको डाउ फ्यूचर्स थोड़े 10-20 नीचे दिख रहे हो, मैं तो ये कहूंगा जितना नीचे खुले, जितना ज्यादा नीचे खुले, उतना जल्दी उतना ज्यादा खरीदना है, उतना जल्दी। हाँ, ठीक है। ये एसजेक्स निफ्टी पर हमारी राय है। ठीक है सर। अपना रिबाउंड भी ऑलमोस्ट सर 2000 पॉइंट का तो रिबाउंड हो शानदार हो गया, ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट। यस, बिल्कुल। 15,671 से हम 17,700 तक आ चुके हैं। 670 पर बंद हुए तो हो ही गया सर। तो ट्रेंड कब बदलेंगे? ट्रेंड बस आप 17,800 के ऊपर बंद करा दो। 17,800 ऑलमोस्ट 15,571, माफ कीजिए, 15,571 से 2100 पॉइंट। हाँ, तो आप 17,800 के ऊपर बंचिए। 17,800। हाँ, क्योंकि लास्ट टाइम जब दीप हमने, जहाँ तक मुझे याद है कि हमारी बेस्ट क्लोजिंग मिली थी 17,735 की मिली थी, जहाँ तक मुझे याद है। 17,794 का हाई हमने बनाया था निफ्टी पर, और वहां से हमारा करेक्शन हुआ 2,000 पॉइंट का। लगभग हम उस करेक्शन को पूरा कर चुके हैं। हम प्री वॉर वाली लेवल्स के आसपास आ गए हैं। बैंक निफ्टी में भी आपको एक बड़ा जो ब्रेकआउट चाहिए था वो मिल चुका है। सो आई थिंक ऐसे बाजार अच्छे पोजीशन है, और कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। बाय ऑन डिप्स के मार्केट हैं। 17,800 के ऊपर बंद होने पर मैं अपना ट्रेंड पॉजिटिव कर लूंगा। 800 के ऊपर, 17,800 के ऊपर, यहाँ से 125 पॉइंट की और जगह बची है। बिल्कुल, कोई डाउट ही नहीं है। 17,800 के ऊपर बंद होने पर ट्रेंड पॉजिटिव हो जाएगा, तब हम 18,000 प्लस, और हो सकता है हम 18,600 की भी बात करें तकनीकी तौर पर। तकनीकी, हाँ, फिर आ सकता है। और अप्रैल का महीना आमतौर पर बाजार के लिए ठीक रहता है, और स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप की भी अच्छी, मिड कैप स्मॉल के लिए थोड़ा पैसा फ्रेश आता है। मार्च के प्रेशर कम हो जाते हैं। ट्रेडर्स, एचएनआई इन्वेस्टर्स, ऑपरेटर्स जो आप बोलते हैं, वो फिर से एक्टिव हो जाते हैं अपने कैश के स्टॉक्स में। ये सारी चीजें होती है। सो आई थिंक अप्रैल के महीने में मुझे लगता है कि हो सकता है इंडेक्स आपका बहुत ज्यादा परफॉर्म ना भी करे, तब भी आपके ब्रॉडर मार्केट के परफॉर्मेंस आ सकती है। क्या चाहिए आपको अप्रैल के महीने में? अप्रैल के महीने में जैसे देखिए, हमने 2 हफ्ते से ज्यादा का वक्त बिताया, 2 से 3 हफ्ता 17,000 से 17,400 की रेंज में। ठीक है, 17,350, 17,450 हमारी ऊपरी रेंज थी, 17,000, 17,100 नीचे की रेंज थी। बराबर, बिल्कुल। दोनों तरफ की व्यू स्ट्रॉन्ग थे। एक तरफा तेजी हो गई, गिरना है तो अब यहाँ पे आके अटक गया। आपको याद हो हम एक दिन इस बात की चर्चा भी करते थे कि यहाँ अटक गया। अब अगर यहाँ से गिरना है तो बहुत बढ़िया जगह कि एक तरफा तेजी के बाद अब गिरने के लिए बहुत बढ़िया जगह, रुक रहा है, थक रहा है। दूसरी तरफ वो व्यू है कि देखो सब कुछ होने के बावजूद गिर नहीं रहा, बड़ा ब्रेकआउट हो सकता है। दोनों में से क्या होगा?
रेंज से बाहर निकलना है और रेंज से आप ऊपर की तरफ बाहर निकले। 3 केस पिछले बार ऐसा है दीप, जिस दिन मार्केट अच्छे से गिर सकता था जी, लेकिन मार्केट गिरा नहीं, उल्टा कमजोर खुलने के बाद स्क्रीन पर पूरी चढ़कर बंद हुआ है। तो ये बाजार की ताकत दिखा रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और स्क्रीन पर खरीदारी आपकी होती हुई दिख रही है। उस लिहाज से अब छोटी सी एक और आपके लिए आखिरी बाधा बची है 17,800 की। एक बार 17,800 को पार करके टिक गए या बंद हो गए, हो सकता है वो आज हो जाए, किसी और दिन हो जाए। अगर वो हो गया तो फिर आप एकदम सेफ हैं। फिर उसके बाद बाजार में आपको एक बड़ा करेक्शन पूरा करके तेजी हो, मेक और ब्रेक वाली रेंज में आ गए हम 17,600 17,800। अब ये फाइनल बाधा, ये फाइनल बाधा है। इसके बाद तो आप फिर बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। 17,600 17,800 ये आखिरी बाधा है बाजार के लिए, लेवल्स के लिहाज से अगर आप देखें। चलिए, तो आशा करते हैं ये भी हम इसमें इसमें ज्यादातर संकेत जो मैं आज के बताऊं वो पॉजिटिव साइड है, लेकिन कुछ कुछ संकेत ऐसे भी हैं जो नेगेटिव। अच्छा, फर्ज करें कि 17,600 17,800 को आप आसानी से पार न करें, वक्त बिताएं, ठीक वैसे जैसे आपने 17,200 300 के आसपास बहुत टाइम पास किया, ठीक है ना, वैसे अगर आप यहां भी वक्त बिताएं तो कोई दिक्कत नहीं। क्यों दिक्कत नहीं है? क्योंकि अब आप मार्च में नहीं, अप्रैल में अगर आप इन्हीं लेवल के आसपास इंडेक्स पे अटकते हैं तो पूरा फोकस मार्केट का ब्रॉडर मार्केट में, कैश मार्केट के स्टॉक्स में शिफ्ट हो जाएगा, मिड कैप स्मॉल कैप में हो जाएगा। फिर हो सकता है हम इंडेक्स देखना बंद ही कर दें, इन द सेंस कि भाई फॉर्मेलिटी के लिए बताना है लेवल्स, वो अलग बात है, बट एक्शन तो मेरे ख्याल से आज और अगले 1-2 दिन ब्रॉडर मार्केट के लिहाज से क्रूशियल है। मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ क्या वाकई में ब्रॉडर मार्केट में जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसी बाइंग आती है या नहीं आती है। हालांकि पिछले साल से मैं कंपेयर नहीं करना चाहता, पिछले साल तो अप्रैल और मई का महीना जो ब्रॉडर मार्केट के लिए था वो तो पागल कर देने वाला था। वैसे तो मतलब वंस इन अ लाइफ टाइम देखने को मिलता है, हमें भी नहीं देखने को मिलता। हमने भी मैंने भी जिंदगी में 2-3-4 बार ही ऐसे दर्शन किए होंगे 2 महीने कि मिड कैप की तेजी 12 दिनों की होती है, 2 महीनों की तेजी 2 महीने चली लगातार, इतनी लंबी इतनी बड़ी तेजी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी एक तरफा। बिल्कुल। सो उस हिसाब से मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, बुलिश हूँ मिड कैप स्मॉल कैप। 1-2 दिन में मार्केट आपको इंडिकेशन दे देगा। चलिए, तो अच्छा है। लास्ट टाइम तो ड्रीम रन हुआ था और अनिल जी ने बताया भी था, इस बार भी नजर रहेगी ब्रॉडर एंड पर। एक चीज और सपोर्टिव वैसे आ सकती है अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात करें सर। ऑटो सेल्स तो थोड़ी उतार चढ़ाव वाली रही जो एक्सपेक्टेड था, बट जो अभी ओवर द वीकेंड बिजनेस अपडेट्स आए हैं ये काफी एनकरेजिंग है सर, बिल्कुल, स्पेशली जो बैंक्स फाइनेंशियल्स के आए हैं 100%। और दूसरा जीएसटी कलेक्शन, बाजार बंद होते होते शुक्रवार को जो आए थे हाईएस्ट, और इसी वजह से आप बाजार को बहुत भागते हुए भी देखें, हाईस पर जाकर बंद हुए। बहुत मजबूत जीएसटी कलेक्शन है। एक इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरा ट्रांसपेरेंसी, दोनों मिलाकर जीएसटी। और अभी आप देखिए पिछले साल 1.5 साल में सबसे ज्यादा एक्शन अगर बिजनेस में किसी एक साइड पर हुआ तो वो जीएसटी के जंजालों को लेकर हुआ है। सो अब सारी कंपनियां, छोटे बड़े कारोबारी सब समझ गए कि जीएसटी के मामले में कोई छेड़छाड़ करने का मतलब नहीं है, इसको क्लीन रखिए। करेक्ट, क्योंकि ये बड़ा रिस्की मामला है। बिल्कुल, अगर आप जरा भी जीएसटी के मामले में हेर फेर करेंगे तो पकड़े जाएंगे, क्योंकि इतना ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो गया कि आपका तुरंत मैचिंग हो जाता है। और अब डिजिटल पेमेंट्स हैं, टेक्नोलॉजी का सपोर्ट है सरकार के पास में, इसलिए जीएसटी कलेक्शन दोनों तरीके से देखना है। न सिर्फ खाली इकोनॉमिक एक्टिविटी है बल्कि कंप्लायंस भी मजबूत हो रही है, और दोनों को मिलाकर आप जीएसटी देख रहे हैं तो ये बहुत बढ़िया डेटा है जो आपको, और प्लस बिजनेस अपडेट्स जो आ रहे हैं। और लगातार हमारा फोकस इस पूरे रनअप में आपको याद हो, हम एक ही चीज पर, बैंक्स पर सबसे ज्यादा बुलिश हुए हैं। बैंक्स एनबीएफसी, जब से ये युद्ध शुरू हुआ है हमें यही लेना है, और अभी भी वो स्टैंड कायम है और उसका डेटा भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। चलिए सर, आज का सेटअप फिर समझाएं। ग्लोबल संकेत पॉजिटिव साइड पर हैं दीप, और एफआईएस के संकेत पॉजिटिव साइड पर हैं, डीआईएस के संकेत न्यूट्रल हैं, एफएनओ नेगेटिव साइड पर लिखे हैं मैंने आज। ये थोड़ा सा आपके लिए सरप्राइज होगा, तो एफएनओ और एफआईएस के संकेतों को मिलाकर मैं लिखूं, आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। सेंटीमेंट पॉजिटिव है, ट्रेंड न्यूट्रल है। तो आज के लिए एक बार ये चेंज कर लेते हैं, आई थिंक वो थोड़ा रिफ्लेक्ट। तो ट्रेंड न्यूट्रल है, सिर्फ एक ही नेगेटिव है, वो है एफएनओ। ओके, एक ही नेगेटिव एफएनओ, और बाकी आपके लिए पॉजिटिव हो गए 3, ग्लोबल, एफआईज और सेंटीमेंट। न्यूट्रल हो गए डीआईज और ट्रेंड। ये है आपके लिए, ठीक है ना? तो ये सारे संकेत आपके लिए ठीक है सर। बड़े लेवल्स 17,550 17,625 इस रेंज में अगर खुले तो सपोर्ट लेने की कोशिश करेंगे। इसके नीचे 17,450 17,500 अब स्ट्रॉन्ग बाय जोन निकल कर आता है। ऊपर की तरफ शुक्रवार का हाई 17,700 17,765 है, 75 नहीं, यहाँ पर हल्की फुल्की रुकावट है। इसके पार निकलने के बाद 17,800 875 जहां पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, इस पर आपको रखनी है नजर। ठीक है। बैंक निफ्टी 36,800 36,901 का मजबूत सपोर्ट का अब काम करेगा।
जो हम बोल भी रहे थे कि 36,800 36,900 को पार करने के बाद जहां डबल बॉटम बनाया था मार्केट ने बैंक निफ्टी पर और वहां से बार बार रिकवर हुआ था, उसको तोड़ने के बाद हम अच्छी मंदी की रेंज में गए थे। शुक्रवार को हमने उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो 36,800 36,900 अब तुरंत सपोर्ट का काम करेगा आपके लिए। इसके नीचे जाने की संभावना कम है, लेकिन 36,425 36,625 जहां पर हमने काफी वक्त बिताया है बैंक निफ्टी पे, अब ये रेंज आपके लिए मजबूत खरीदारी की रेंज बन जाएगी अगर आप वहां पहुंचते हैं तो। ऊपर 37,350 37,525 हल्की फुल्की रुकावट की जगह है। 37,200 का हाई आपने शुक्रवार को बनाया था। इस रेंज को पार करने के बाद 37,750 37,975 वो जगह है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग जरूर करनी चाहिए। ठीक है, ये रेंज आपके लिए, और लेवल बड़े क्रिस्टल क्लियर बहुत आराम से मिले हैं दीप। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस? निफ्टी हम बंद हुए 17,670 पर, इसके ठीक नीचे 17,625 17,575 17,550 दो तुरंत सपोर्ट है। 500 475 दो मीडियम और 425 फाइनल सपोर्ट। 5 ही सपोर्ट दिए, नीचे ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, ऊपर की तरफ दीप 17,700 775 दो छोटे हैं, 800 825 दो है, 875 900 यहाँ भी 6 लेवल्स है। सो बेसिकली 17,500 17,900 ये आपके इंडेक्स की रेंज थोड़ी सी अभी दिख रही है जिस हिसाब से। ओके सर। अब आइए बैंक निफ्टी, आप बंद हुए 37,150 पर, ठीक है। 36,900 36,800 दो पहले सपोर्ट है। 36,625 425 मीडियम सपोर्ट है। 36,375 और 36,275 फाइनल सपोर्ट बैंक निफ्टी के लिए। ऊपर 37,150 से पहला सपोर्ट रुकावट का लेवल 37,275 37,350 दो छोटे हैं। 37,450 525 और 37,600 ये 3 मीडियम है। और हायर साइड पर 37,750 825 और 37,975 ये प्रॉफिट बुकिंग की और बिकवाली करने की जगह बनेगी आपके लिए बैंक निफ्टी पर। लेवल एकदम क्रिस्टल क्लियर बढ़िया निकल कर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, क्लियर लेवल्स हैं आपके लिए, यहीं पर आपको रखनी है नजर। थोड़ा डेटा समझाएं सर, एफआईएस की पोजीशनिंग और पीसीआर। अब यहीं पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आज के सेशन में अगर हल्की फुल्की कोई दो नेगेटिव चीजें तो ये दो हैं। एक, एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 71% पर है। 74% से घटकर 71% आई, 3% घटी है, लेकिन अब भी हायर साइड पर है, जो कि मुझे कम कंफर्ट देती है। यानी कि इंडेक्स में एफआईएस खरीदारी नहीं करेंगे। और आप देखिए शुक्रवार को दमदार तेजी के बावजूद इंडेक्स में एफआईएस की तरफ से 278 करोड़ की बिकवाली है। इसका मतलब क्लियर कट है कि इंडेक्स पे उनको जितना लेना था ले चुके, अब और लेना नहीं। बेचेंगे नहीं बेचेंगे वो देखने वाली बात है, बट ज्यादा संभावना है कि 70% के ऊपर एफआईएस बेचते ही हैं, लेते नहीं। तो आपको इंडेक्स में एफआईएस से सपोर्ट नहीं मिलने वाला, ये चीज ध्यान रखें, ये चीज ध्यान रखें। तो इसके लिए आपको गिरावट में सपोर्ट लेवल पे खरीदना है। ओके, ये इंडेक्स से एक बड़ा संकेत आ रहा है। बाकी एफआईएस के डेटा में आपको यही बता दूं, 1910 करोड़ की कैश में खरीदारी बड़ी है, दमदार है। 44 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स बेचे नहीं के बराबर है। ऑप्शंस में 2800 करोड़ की बिकवाली से कोई डर नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। सो ओवरऑल एफआईएस के डेटा स्टॉक्स के लिहाज से देखेंगे बहुत बढ़िया है, इंडेक्स के लिहाज से देखेंगे सावधानी वाले। बिल्कुल। घरेलू फंड ने 184 करोड़ की बिकवाली की, कोई दिक्कत नहीं। आप लगातार जब जरूरत थी तब आप खरीद रहे थे, अब आपको बेचना है तो भी कोई तकलीफ नहीं है, एफआईएस हैं सामने खरीदने के लिए तैयार। सो पहला अगर आज के लिए सावधानी वाला संकेत है तो ये कि एफआईएस अभी भी 71% इंडेक्स लॉन्ग पर है, तो ऊपर के लेवल पे थोड़ा सावधान रखना है। दूसरा सावधानी वाला लेवल जो बता देता हूं वो है पुट कॉल रेशियो। बिल्कुल 1.07 से बढ़कर 1.3। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 1.25, ये ओवरबॉट है। दोनों पुट कॉल रेशियो ओवरबॉट की साइड पर। आमतौर पर पहले 160 170 पर जाकर ओवरबॉट होते थे, अब 140 पे ही हो जाते हैं। सो हायर साइड पर अलर्ट रहना। अगर आज बाजार रिकवरी दे, मजबूती हो, अगर नीचे आ जाए, थोड़ा हल्का हो जाए पुट कॉल रेशियो और फिर वापस आप एंट्री करें, बहुत बढ़िया। नहीं तो थोड़ा सा दूसरा ये ट्रिगर है कि लॉन्ग साइड पर थोड़े से हम हैवी हैं, ऊपरी स्तरों पर संभलना है, तो थोड़ा सा ऊपर के लेवल पे हमको हल्का सा सावधान रहना, बस इतना ही। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसमें दीप एक चीज और बहुत इंटरेस्टिंग है, और वो मतलब डेटा थोड़ा सा है ना, मतलब ये पुट कॉल रेशियो जो बढ़कर आया है, इसमें ज्यादा है ना कॉल राइटिंग की वजह से हुआ। थोड़ा सा डेटा कंफ्यूजिंग है। एक तरफ ये लगता है कि पुट कॉल रेशियो हायर साइड पर है और मार्केट ऊपर में रुकना चाहिए, दूसरी तरफ इसका मतलब क्या घटेगा। कई बार मैं बोलता हूँ हायर पुट कॉल रेशियो ओवरबॉट पे आप बेच दीजिए, वापस आराम से 100 150 200 पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता। कितनी बार हमने ये भी बोला है। लेकिन यहाँ पे एक समस्या दिख रही है, वैसा मामला दिख नहीं रहा है। मैं आपको थोड़े से ऑप्शन के डेटा बताता हूँ। यस सर। ऑप्शन के डेटा के हिसाब से देखिए 17,500 निफ्टी पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ गया। 47 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, पुट में लगभग हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। अब आप बंद हुए 17,700 के आसपास, ठीक है। आप अगर 17,700 के ऊपर आज टिकते हैं, सोचिए कितने कॉल राइटर शॉर्ट होंगे। 1,70,00,000 17,700 के। वीकली सीरीज की बात कर रहा हूं जो शुक्रवार को शुरू हुई।
मतलब लोगों ने दबा के, हाँ, 17,500 पर 30 लाख, 17,600 पर 40 लाख, 17,700 पर 22 लाख शेयर कॉल राइटर शॉर्ट हैं, 17,800 900 हर एक लेवल पर। इसलिए थोड़ा सा डेटा यहाँ पर कंफ्यूजिंग है। जहाँ एक और पुट कॉल रेशियो मुझे हायर साइड पर दिख रहा है, दूसरी तरफ अगर कॉल राइटर इतने तगड़े बैठे हुए हैं तो नीचे आने पे इनको मतलब लेना ही है। ये वीकेंड पे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ ऐसा खराब हो जाएगा कि गैप डाउन पता नहीं, मुझे जो लगता है, नहीं मुझे जो लगता है मैं बताता हूँ, मुझे जो लगता है वो इस वजह से हुआ होगा कि गुरुवार को मंथली एक्सपायरी थी। यस सर। और मंथली एक्सपायरी पे कई सारे कॉल राइटर्स फंसे। बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि इस बार हम कॉल बेच के फंस गए, एक्सपायरी की वजह से शॉर्ट करेंगे, चलो वापस से ऊपर वाला कॉल बेच देते हैं। करेक्ट। जिनको पोजीशन रोल ओवर करनी है, समझो फ्यूचर्स की तो आप आराम से कर दे, इंडेक्स की कैसे करेंगे? करेक्ट। तो इंडेक्स का जो राइटर होता है वो वही माइंडसेट से करता है, अच्छा मेरा 17,500 का या 17,200 का मेरा कॉल था, मैंने लॉस बुक किया, अब 17,500 का बेच देता हूँ। सो वो कॉल वाली पोजीशन आपकी वीकली सीरीज में बड़ी बनी है। Right. और ये सपोर्ट देगी। इसका मतलब क्या है, कुछ चीजें आपके लिए इंडेक्स में ऐसी है जो आपको ऊपर बहुत जाने नहीं देगी, कुछ चीजें ऐसी जो आपको नीचे सपोर्ट देगी। इससे मुझे समझ में आ रहा है कि इंडेक्स रेंज बाउंड हो सकता है 17,500 17,800 की रेंज में, और तब आपका एक्शन पूरा ब्रॉडर मार्केट में शिफ्ट होगा। ये पूरा लबोलुबाब है। ये बड़े अच्छे से आपने समझाया सर कि क्यों ब्रॉडर मार्केट में ज्यादा एक्शन आना चाहिए। ये हो सकता है। ठीक है। अब आइए, और विक्स 10% घटकर आया, अच्छी बात है। अच्छी बात। कहाँ 26 के विक्स से हम 18 के विक्स पे आ गए, बहुत बढ़िया चीज है। ठीक है। मौजूदा पोजीशंस के बारे में बताएं। इंट्राडे में स्टॉप लॉस छोटा दे रहा हूँ 17,600 का, क्लोजिंग बेसिस पे 17,450 का। जिनको थोड़ा दूर लगाना वो 17,500 भी लगा सकता है, अपनी अपनी श्रद्धा पर है आपको कहाँ लगाना है। बाकी क्लोजिंग वाला परफेक्ट है 17,450। बैंक निफ्टी पर इंट्राडे का 36,800 रख लीजिए, क्लोजिंग 36,350 है। आपको इतना दूर नहीं चाहिए, क्लोजिंग 36,800 रखिए, आपकी मर्जी पर है। स्टॉप लॉस यही निकल कर आता है। शॉर्ट साइड पर अगर आप हैं तो वैसे कायदे से होनी नहीं चाहिए जिस तरह की क्लोजिंग आपको शुक्रवार को मिली। अब फाइनल आपका स्टॉप लॉस 17,825, दैट्स इट। इसके ऊपर कोई स्टॉप लॉस नहीं। यहाँ पर तो अब काट ही लेना है। 17,800 के ऊपर बंद होता है, 17,825 इंट्राडे भी क्लोजिंग। इंट्राडे में जिसको छोटा रखना है वो शुक्रवार का हाई का ही रख ले, 17,725 का रख ले, 17,700 का रख ले, आपकी मर्जी पर है। अगर आपको दूर का रखना है 150 पॉइंट दूर तो 17,825 है, और अदरवाइज 17,700 के ऊपर 17,725 के ऊपर निकले तो भी आप डे ट्रेडर के तौर पर काट सकते हैं शॉर्ट। बैंक निफ्टी आपके लिए स्टॉप लॉस, छोटा स्टॉप लॉस रखना है इंट्राडे के लिए तो 37,200 का हाई था, उसके ऊपर रख लीजिए। लेकिन असली बढ़िया परफेक्ट स्टॉप लॉस निकल के आता है 37,550 का इंट्राडे भी। और क्लोजिंग तो यही रहेगा। इंट्राडे आप अपने हिसाब से भी देख सकते हैं अगर कम रखना है तो, अदरवाइज 37,550। ठीक है सर, अंडरस्टूड। बैंक निफ्टी न्यू पोजीशन, न्यू पोजीशन। हाँ, नई पोजीशन में दो चीज है दीप, आज मैंने एग्रेसिव और दोनों के लिए दी, क्योंकि जब रेंज बाउंड मार्केट होने लगता है तो मैं दोनों तरफ का देता हूं। बिल्कुल सर। तो पहला तो ये कि 17,525 17,600 अगर आता है तो वहां पर जरूर खरीदिए। 17,450 का स्टॉप लॉस होगा, 17,675 700 दो छोटे टारगेट है, 765 800 मीडियम टारगेट है, 825 875 फाइनल टारगेट है, जिसकी संभावना कम है, एकेडमिक पर्पज से ज्यादा है। नहीं आ जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर ओपनिंग में 9:08 पे मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। ठीक है सर। बेचना चाहते हैं 17,765 17,875 की रेंज में टुकड़ों में बेच सकते हैं। 765 पे थोड़ा बेचा, 825 875 पे उस वक्त डाउ फ्यूचर भी देख लो, मूड माहौल कच्चा दिल देख लो, और चाहो तो उससे वहां पे आप शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 17,950 का स्टॉप लॉस होगा। नीचे के टारगेट जो बनेंगे दीप वो 17,700 675 दो छोटे टारगेट है, 625 का मीडियम टारगेट है, 550 और 500 फाइनल टारगेट, ज्यादा बड़े भी नहीं है, वही 17,500 की रेंज है नीचे की, तो वहां तक के टारगेट आपको करने हैं। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में जरूर दोनों दिए हैं मैंने, एग्रेसिव भी ये भी। खरीदने के लिए पहले 36,425 36,625 ड्रीम रेंज है, जहां से ब्रेकआउट मिला, वापस इतना जल्दी वहां आएंगे नहीं। बिल्कुल, मैं भी जानता हूं, खाली नोट करके रखिए, जरूरत नहीं पड़ेगी। 36,250 का स्टॉप लॉस है, टारगेट 36,800 36,900 37,050 और 37,150, बस 4 ही टारगेट है। दूसरा जो एक्शनेबल दिखता है बैंक निफ्टी में वो ये काम का है एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए। 36,800 36,900 की रेंज में खरीदना है आपको, 36,700 का स्टॉप लॉस लगाना है, 37,050 150 37,275 350, ये तो हो गए सारे छोटे टारगेट। 37,450 37,525 मीडियम टारगेट है, 37,600 और 37,750 के बड़े टारगेट। बेसिकली 37,975 यानी कि 38,000 तक का रास्ता खुला है बैंक निफ्टी का। सो वहां तक के लिए धीमे धीमे टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं एग्रेसिव ट्रेडर्स के तौर पर। अगर आज गैप से नीचे खुल के इस रेंज में आए तो एक मौका यहाँ पर जरूर लेना चाहिए खरीदारी करने का। तो सबसे ज्यादा एक्शनेबल मुझे ये नजर आता है बैंक निफ्टी वाला। अब आइए बेचने की बात करते हैं। जिन लोगों को शॉर्ट करना है 37,750 37,975 इस रेंज में अगर आज बैंक निफ्टी आता है तो वहां शॉर्ट करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और
स्टॉप लॉस आपका 38,050 का होगा। ओके। 750 पे थोड़ा बेचिए, 850 पे थोड़ा बेचिए, 975 पे थोड़ा बेचिए, टुकड़ों टुकड़ों में बेचिए उस वक्त के मूड माहौल के हिसाब से। नीचे के जो टारगेट बनेंगे 37,650, 575, 525 छोटे टारगेट है, 450, 350, 275 मीडियम टारगेट है, 37,200, 37,150 फाइनल टारगेट है जिसके लिए बिकवाली करनी है। अब ये थोड़ा दूर का दिखता है मामला, वहां पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे तो फिर एक नजदीक का एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए शॉर्ट का मौका बनता है, और इसलिए बनता है कि बैंक निफ्टी का भी पुट कॉल रेशियो 1.25 हायर साइड पर है। सो अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो 37,350, 37,525 की रेंज में भी शॉर्ट कर सकते हैं और करना चाहिए। स्टिक स्टॉप लॉस 37,650 का होगा, ये लगा के ही करना है। ठीक है। टारगेट 37,275, 200 छोटे टारगेट है, 150, 37,050 मीडियम टारगेट, और आगे बड़े टारगेट अगर 37,000 के नीचे गए तो 36,900, 36,800, 36,625 और 36,425 के बनते हैं। ये आपके लिए बैंक निफ्टी पर ट्रेड करने के लिए। तो निफ्टी पे दोनों एक एक ही हैं, बैंक निफ्टी पर दोनों साइड से, तो ज्यादा एक्शन वहां पर आपको दिख सकता है। ठीक है सर, बैन में कोई स्टॉक नहीं है, पहला ही दिन था फ्राइडे को वैसे भी सीरीज का, डेटा बाकी समझ लिया। कोई अगर लेवल्स हो ट्रेड के हिसाब से तो रह गए हो सर? नहीं दीप, सर मेरे ख्याल से हम सारी बात कर चुके हैं। निफ्टी की भी, बैंक निफ्टी में तो कोई खास डेटा वैसे भी ज्यादा नहीं है, पहला ही दिन था अभी तो। ठीक है, लेकिन बैंक निफ्टी में गजब का डेटा बन रहा है। समझो 17,800 पार कर जाते हैं आज। बिल्कुल 2 करोड़ शेयर वहां पर कॉल राइटर शॉर्ट है। 17,900 पर 2 करोड़ 22 लाख शेयर, और 18,000 पर 2 करोड़ 70 लाख शेयर कॉल राइटर्स है। इतना पोजीशन अगर तो बन रहा है, ओवरबॉट में भी खरीदारी फिर होगी ना? हालांकि बहुत दूर है 18,000 से, लेकिन आप सोचिए 17,700 के आसपास है, वहाँ भी 1 करोड़ 70 लाख शेयर हो जाते हैं कॉल राइटर शॉर्ट। तो शॉर्ट करना थोड़ा रिस्की है, लॉन्ग करके पैसा बनाना थोड़ा सा इस मार्केट में ज़्यादा आसान हो सकता है। बाय ऑन डिप्स का करके चलें, क्योंकि 3-4 दिनों से आप देखिए फर्स्ट डिप पे ही आ रही है। एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल तक भी नहीं पहुंचा है, तो वो थोड़ी टेक्सचर अभी तक बदला नहीं है बाजार का, उस हिसाब से थोड़ा देखना चाहिए। चलिए, तो बाजार का मूड माहौल तो बढ़िया है, बाय ऑन डिप्स है, स्टॉक्स पर आपको ज्यादा फोकस करना है तो करते हैं। आइए स्टॉक्स पर ही फोकस, वरुण, कुशल और आशीष के साथ। वरुण, मॉर्निंग बताएं आज की ट्रिगर्स और इंपॉर्टेंट खबरें कौन सी? गुड मॉर्निंग दीप। तो ट्रिगर्स में सबसे पहले तो एसीसी का फाइनल डिविडेंड है 58 रुपीज़ प्रति शेयर का, तो उसका एडजस्टमेंट आपको देखने मिलेगा। और चीन में छुट्टी है, तो चिंग मिंग फेस्टिवल करके है उनका, उसके लिए छुट्टी है। और वो एक दिन की है कि पूरे हफ्ते की, मैं बताऊंगा। 2 दिन की, आई थिंक 2 दिन की है, 2 दिन की है, राइट, तो 2 दिन की है। इसके अलावा हरिओम पाइप्स, इसका आईपीओ कुल आईपीओ 1.88 टाइम्स भर चुका है, और इसमें रिटेल का हिस्सा जो है 4.66 टाइम्स भरा है। अब बिजनेस अपडेट है यहाँ पे। एचडीएफसी लिमिटेड सबसे पहले यहाँ पे Q4 में इस कंपनी के जो कुल रिटेल होम लोन है उसमें 11.5% की बढ़ोतरी हुई है, और डिविडेंड के जो ग्रॉस इनकम है उसमें करीब 15.25% के आसपास साल दर साल बढ़ोतरी देखने मिली है। एचडीएफसी बैंक टोटल एडवांसेस जो है साल दर साल 20.9% बढ़ चुके हैं। रिटेल लोन्स जो है उसमें 15% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। टोटल डिपॉजिट्स में साल दर साल 16.8% की बढ़ोतरी। टोटल कासा डिपॉजिट्स में 22% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। कासा रेशियो जो है 48% पर रहा है। तो एचडीएफसी बैंक की तरफ से बेहतरीन अपडेट है। कर्नाटका बैंक कासा जो है 11.25% बढ़ा है। डिपॉजिट्स जो है 6.27% बढ़े हैं। कासा रेशियो 32.97% पे आ चुका है। एनएमडीसी मार्च में उत्पादन जो है 9% बढ़ा। मार्च में बिक्री जो है उसमें 3.2% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली है। भारत डायनेमिक्स FY22 में अनुमानित जो आय है उसमें 41% की बढ़ोतरी है, 2700 करोड़ के आसपास ही आया है। मॉइल FY21 में मैग्नीज ओर का सबसे अधिक प्रोडक्शन और बिक्री जो है उसका रिकॉर्ड इस कंपनी ने बनाया है। कंपनी में टर्नओवर जो है FY22 का उसमें करीब 22% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली है। गार्डन रीच शिप बिल्डर FY21-22 में जो आय है वो भी हाईएस्ट एवर टर्नओवर रहा है, करीब 53% के आसपास की बढ़ोतरी वहाँ देखने मिली है। इसके अलावा कल्याण ज्वेलर्स जो इंडिया बिजनेस है उसमें इन्होंने भी अपडेट दिया है। क्वार्टरली 7% का डिक्लाइन है, और कंसोलिडेटेड अगर आप देखेंगे तो 6% का डिक्लाइन देखने मिला है इस क्वार्टर में। लेकिन कंपनी की जो कमेंट्री है वो काफ़ी बेहतर है। इनका कहना है कि अक्षय तृतीया के लिए और साथ ही साथ वेडिंग के लिए जो कलेक्शंस देखने मिल रहे हैं वो काफ़ी बेहतर है, और इस पूरे सीजन को लेके ये काफ़ी अपबीट है। ये अपडेट इन्होंने दिया है। तो अब तक जितने अपडेट्स आए वो तो अच्छे हैं, कमेंट्री कल्याण ज्वेलर्स की भी अच्छी है। बिल्कुल, तो अपडेट्स भी अच्छे हैं और कमेंट्री भी जो आ रही है वो अच्छी है। कुशल, आप बताएं कौन सी खबरें लेकर आए हैं आप?
देखिए, ऑटो बिक्री के साथ शुरुआत करना चाहूंगा, जिसमें टीवीएस मोटर्स बड़े फोकस में रहेगा। इनफैक्ट यहाँ पर जो नंबर्स आते हुए दिखे हैं, मार्च में कुल टू व्हीलर बिक्री लगभग 2,92,918 यूनिट्स पर आती हुई दिखी है। हमारा अनुमान 2,93,000 यूनिट्स का था, तो अनुमान के मुताबिक यहाँ पर ये नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। साथ ही यूके की ई बाइक्स बनाने वाली कंपनी एप्को में इन्होंने हिस्सेदारी खरीदी है। ये 11.5 करोड़ में कुल 70% हिस्सेदारी ये खरीदते हुए नजर आए हैं। तो ई बाइक्स को लेकर अब टीवीएस मोटर्स भी काफी एक्टिव हो रहा है एक्विजिशन फ्रंट पर। हीरो मोटोकॉर्प बेटर देन एस्टिमेट्स नंबर है, 4,20,000 यूनिट्स का हमारा अनुमान था, उसके मुकाबले 4.5 लाख यूनिट्स कंपनी बेचने में सफलता प्राप्त की है। हालांकि ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर गिरावट रही है पिछले साल के मुकाबले, करीबन 5.25 लाख जो है यहाँ पर वाहनों की बिक्री ये करते हुए नजर आए थे। टाटा पावर, एनटीपीसी और तमाम पावर स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। सीएससी और आईएक्स का भी देखिए, क्योंकि ये नेगेटिव खबर आती हुई दिख रही है पावर कंपनी के लिए, जहां पर सीईआरसी ने एक्सचेंजों पर पावर बिक्री की सीमा को 20 रुपए प्रति यूनिट से घटाकर अब 12 रुपए कर दिया है। अब यहां पर आकस्मिक खरीद पर मुनाफा वसूली रोकने की ये कोशिश है। तो अब ये देखना होगा कि यहां पर जिस तरह से पावर डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है आगे चलकर, ये जिस लेवल्स पर अब अपर सीलिंग जो कम किया गया है वो इनके लिए काफी नेगेटिव साबित हो सकता है। डॉक्टर रेड्डीज, आप देखिए नोवार्टिस एजी के साथ इन्होंने करार कर लिया है करीब 450 करोड़ रुपए का। यहाँ पर एक हार्ट की दवा है सिडमस, उसको भारत में बेचने के लिए इन्होंने करार करते हुए नजर आए हैं। साथ ही जर्मन पार्टनर मेडिकेन हेल्थ ने जर्मनी में कैनबिस प्रोडक्ट लॉन्च किया है और इसके एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटरशिप डॉक्टर रेड्डीज के पास है। एक्रेसल लिमिटेड, यहाँ पर यूके की एक कंपनी है एसटीएल, इसको इन्होंने खरीद लिया है कुल 110 करोड़ में, और ये यूके की किचन और बाथरूम प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी है। आप देखिए सिंक में इनका बड़ा जो है एक्सपोजर ऑलरेडी है, तो एक अच्छा जो है इंटीग्रेशन यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है इस अधिग्रहण से। पीवीआर सिनेलाइन, यहाँ पर 9 प्रॉपर्टीज में 23 स्क्रीन्स का ऑपरेशन इन्होंने बंद किया है और सिनेलाइन इंडिया के साथ लीज की तारीख ये पूरी होती हुई दिखी है, तो इस वजह से ये बंद किए गए हैं। हिंडाल्को, वेदांता, नाल्को ये फोकस में रहेंगे क्योंकि एलएमई ने एक्सचेंज पर रूस के बेस मेटल्स की बिक्री रोकी है। और मैं आपको बता दूं कि रुसाल जो है वो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी एल्यूमिनियम बनाने वाली कंपनी है, तो इस वजह से ये तमाम मेटल काउंटर्स भी फोकस में रहेंगे। एब्सोल्युटली, तो मेटल्स तो फोकस में रहने ही वाले हैं। रोज कुछ ना कुछ तो बड़ी खबरें यहाँ पर आती हैं। वरुण, बताएं कुछ और खबरें और शायद प्रमोटर और फंड एक्शन भी आपके पास। डेफिनेटली है दीप, और इसमें सबसे पहले तो आईजीएल, इनफैक्ट पूरे गैस स्पेस की कंपनीज पर नजर रखेगा, क्योंकि आईजीएल ने दाम बढ़ा दिए हैं। पीएनजी के दाम जो है 5 रुपये 85 पैसे के आसपास बढ़े हैं, यानी कि 16.5% के आसपास की बढ़ोतरी है। और दिल्ली में सीएनजी के दाम जो है उसमें 80 पैसे के आसपास की बढ़ोतरी कर दी गई है। तो ये ऑलरेडी हो चुकी है प्राइस हाइक, नो डाउट वीकेंड पे हुआ, इसके लिए हम आज आपको बता रहे हैं। आईडीएफसी बैंक, यहाँ पे 6 अप्रैल को बोर्ड की बैठक है, इंटरिम डिविडेंड पे बोर्ड जो है वो विचार करने वाला है। एशियन ग्रेनेटो, 6 अप्रैल को राइट इशू पे बोर्ड की बैठक होने वाली है, तो यहाँ पे आपकी नजर होनी चाहिए। मंगलम सीमेंट, यहाँ पे प्रमोटर्स ने 31 मार्च को 1 लाख शेयर जो है ओपन मार्केट से खरीदे हैं। एसएमएल, इसूजू, नवोदया एंटरप्राइजेस ने करीब 1.02 लाख शेयर जो है वो खरीदे हैं 586 के भाव पे। और वेल्समन कॉर्प में विंडो कमर्शियल इंडिया ने करीब 14 लाख शेयर जो है वो ओपन मार्केट से खरीदे हैं, 181 के भाव पे ये सौदा हुआ है। ओके, तो ये है आपके लिए प्रमोटर एक्शन, फंड एक्शन, काफी सारा मूव आती हुई दिखी है। ब्रोकरेजेस की भी कई सारी रिपोर्ट्स हैं, क्योंकि इतने सारे अपडेट्स आए हैं। एक बार पहले एफआईआर के लिए चलते हैं आशीष के पास। मॉर्निंग आशीष, पहले तो बताएं कि जो बड़ी कंपनीज हैं उस पर ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे बड़ी कंपनी देखिए एचडीएफसी बैंक यहाँ पर, क्योंकि क्वार्टरली अपडेट जो आए हैं वरुण ने आपको विस्तार में बताया। इसके बाद ब्रोकरेज हाउस की तरफ से अगर आप देखें तो थम्स अप ही आ रहा है, सबको लग रहा है कि बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज है। खासतौर पर अगर आप देखें तो डिपॉजिट्स में ग्रोथ है, इनके एडवांसेज में ग्रोथ है, कासा रेशियो में काफी बढ़िया बढ़त आई है, जिसके चलते अगर आप देखें तो सीएलएसए ने खरीदारी किराए को बरकरार रखा है। 1506 रुपए की क्लोजिंग है, 2025 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं। इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली भी देखें तो ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे, हालांकि लक्ष्य इतना बड़ा नहीं दिया, 1800 रुपए का दिया है। सिटी भी खरीदारी किराए को बरकरार रखे हुए 2000 रुपए के लक्ष्य के लिए। जेफरीज ने भी खरीदारी किराए दी 2160 रुपए के लक्ष्य के लिए, और मैक्वायरी भी खरीदारी किराए रहे 2005 रुपए के लक्ष्य के लिए। यानी सभी ब्रोकरेज हाउस देखें तो इसके क्वार्टरली अपडेट्स को जो है थम्स अप दे रहे हैं, अच्छे लक्ष्य यहां पर दिए गए हैं। इसके अलावा एक और स्टॉक है दिग्गज, जहां पर नजर रखेगा एशियन पेंट्स। यहां पर सिटी की तरफ से रिपोर्ट आई है, न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है 3615 रुपए के लक्ष्य के लिए।
3,115 रुपए के आसपास की जो है क्लोजिंग है। और ये मान रहे कि होम डेकोर सेगमेंट में लगातार कंपनी जो है विस्तार कर रही है। इन्होंने हाल ही में जो अधिग्रहण किया है वाइट टीक का, जिसके चलते एक बड़ा इजाफा आपको इसकी ग्रोथ में देखने को मिल सकता है। जेपी मॉर्गन भी देखें तो ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 3,300 रुपए का लक्ष्य दिया और जैसे कि बताया 3,115 रुपए की जो है क्लोजिंग है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ बड़ी कंपनीज पर अपडेट्स। बाकी जो रिपोर्ट्स हैं आशीष, उनके बारे में भी बताएं। और भी ढेर सारी रिपोर्ट्स आई हैं। देवयानी इंटरनेशनल सीएलएसए की तरफ से एक नोट आया है जहां पर आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 202 रुपए के लक्ष्य के लिए। मान रहे कि लगातार मैनेजमेंट जो है नए स्टोर एडिशन के ऊपर फोकस कर रहा है और खास बात ये भी आपको रखना चाहिए कि पिज्जा हट और केएफसी दोनों में प्राइस हाइक किया है, तो आगे क्वार्टर्स में किस प्रकार के मार्जिन आएंगे इस पर नजर रहेगी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 253 रुपए के लक्ष्य के लिए, 215 की क्लोजिंग है। और ये मान रहे कि ऑर्डर पिकअप अगर आप देखें तो काफी बढ़िया देखने को मिल रहा है और साथ में जो लोकल खरीदारी हो रही है इसके चलते अगर आप देखें तो कंपनी को बड़ा फायदा होगा। क्रेडिट स्विस की तरफ से रिपोर्ट आई है, यहाँ पर भी न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है 230 रुपए के लक्ष्य के लिए। इसके अलावा केपीआईटी टेक गोल्डमैन सैक्स की तरफ से बहुत बढ़िया रिपोर्ट आई है जहां पर खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 608 रुपए के लक्ष्य के लिए, 840 की माफ कीजिएगा 840 का लक्ष्य दिया है, 608 की क्लोजिंग है। और एक खास बात ये करें कि टाटा एलेक्सा अगर आप देखें तो बहुत प्रीमियम वैल्यूएशन के ऊपर ट्रेड करता है, सिमिलर कारोबार है, लेकिन इसके मुताबिक अगर आप देखें तो 48% के वैल्यूएशन डिस्काउंट पर अभी ये स्टॉक मिल रहा है और धीरे धीरे जो गैप है वो ब्रिज होते हुए नजर आएगा। तो केपीआईटी टेक यहाँ पर नजर रखेगा। अंत में सीमेंट कंपनीज, यहाँ पर गोल्डमैन की तरफ से रिपोर्ट आई है, श्री सीमेंट पर नजर रखी है। यहाँ पर जो है न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है, लेकिन जो लक्ष्य है वो घटा है, 25,020 से घटाकर 24,940 रुपए कर दिया है। और एसीसी पर भी देखें तो न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है, लेकिन जो लक्ष्य है वो 2,150 से बढ़ाकर 2,220 रुपए कर दिया है। इंटरेस्टिंग। तो केपीआईटी पे 840, लेकिन इसके नाम में टाटा किधर है? टाटा एलेक्सी तो टाटा एलेक्सी है। बिल्कुल। वो प्रीमियम तो मिलेगी ना टाटा वाली तो। सही बात है। हाँ, अगर सेम सारे बैलेंस शीट दोनों की सेम भी हो तब भी टाटा वाली प्रीमियम तो अलग मिलेगी, उसमें तो कोई सवाल ही नहीं है। Absolutely. So, नो डाउट केपीआईटी अपने आप में अच्छी कंपनी है, लेकिन टाटा गैलेक्सी से कंपेयर नहीं। ओके, चलिए आइए, ये से सारी वो रिपोर्ट्स जिन पर आज होने वाला है एक्शन। आइए एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। हफ्ते की शुरुआत में इस हफ्ते के लिए आपके लिए बेहतरीन शेयर लेकर आ रहे हैं हमारे सारे एक्सपर्ट्स। बंसल जी, सुप्रभात, करिए शुरुआत। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, मेरा जो पिक ऑफ द वीक है अनिल जी, वो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्टॉक तो अनिल जी काफी थे, मेरे पास 3 स्टॉक्स थे, बट सेल मैंने इसलिए चूज करा क्योंकि पिछले सप्ताह आप खुद बोल रहे थे कि मेटल चल रहे हैं, सेल नहीं चल रहा है। तो एक तो सेल में इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो गया है, सेल के अंदर एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है, तो सेल पे खरीदारी की राय है 97 रुपीज का स्टॉप लॉस है। 110 से लेकर 112 रुपए के लक्ष्य के लिए सेल खरीदना है। और दूसरा अनिल जी, शुक्रवार को मतलब कि अप्रैल फूल वाले दिन अनिल जी आप थे नहीं, माता जी का जन्मदिन था, बट अनिल जी उस दिन एक अलग चीज हुई, आपने वो चीज नोट करी कि नहीं करी अनिल जी? मैं था ही नहीं तो कैसे नोट करता? नहीं अनिल जी, आपका रिलेशन और एक मार्केट का रिलेशन अनिल जी एक था, एक रिलेशन है जिसको मैं भी एग्री करता हूँ, हाँ। दीप भी एग्री करते हैं, कुणाल जी भी एग्री करते हैं अनिल जी। जब जब आप बिना बताए गायब होते हैं ना, निफ्टी गिर जाता है। हाँ, तो अनिल जी इतिहास गवाया, जब जब आप बिना बताए जाते हैं निफ्टी गिर जाता है, पर सरप्राइजिंगली उस दिन आपने निफ्टी को अप्रैल फूल बना दिया, निफ्टी गिरा नहीं अनिल जी। ना उस दिन गिरना नहीं था, क्योंकि उस दिन शो करने का पूरा प्लान था। मॉर्निंग में कनेक्टिविटी हो नहीं पाई थी, आफ्टरनून वाला जरूर मैं मिस करने वाला था, तो मैंने कहा सुबह वाला शो तो पक्का करूंगा, दोपहर वाला फोन पे कर लूंगा, लेकिन सुबह कुछ दिक्कत आई कनेक्टिविटी इशू में, तो इसलिए फिर फोन पे करना पड़ा, इसलिए मार्केट गिरा नहीं। कोरिलेशन वो बरकरार रहेगा। ऐसे देखो, निफ्टी को अपना डर खत्म नहीं होना चाहिए कि अगर हम शो नहीं करें तो गिरना चाहिए, डर है बना रहे, भले कोरिलेशन हो। मुझे भी पता, आपको भी पता, उस वजह से नहीं गिरता। गलतफहमी है तो रहने दो, क्या फर्क पड़ता है, अच्छी वाली गलतफहमी। बिल्कुल। धन्यवाद बंसल जी। बताएं सर, अच्छा आपने तो सेल दे ही दिया। हिमांशु जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। आपको मैंने कुछ बोला था ना गुरुवार को कि आपके लिए शुक्रवार को कुछ सरप्राइज है। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीप। हाँ जी सर, बिल्कुल। हाँ, तो आपने मांगा नहीं? सर आपको पता ही नहीं था फ्राइडे को। चलिए, तो आपके सरप्राइज का भी अभी थोड़ी देर में मैं खुलासा करता हूं, तब तक पहले बताइए पिक ऑफ द वीक। जी,
अनिल जी, पिक ऑफ द वीक एक कैश सेगमेंट का स्टॉक है। स्टॉक का नाम है विधि स्पेशलिटी फूड्स। इस स्टॉक ने अनिल जी वीकली क्लोजिंग बेसिस पर बहुत ही शानदार ब्रेकआउट दिया है। वीकली चार्ट्स, मंथली चार्ट्स बहुत ही पॉजिटिव है। ऑल टाइम हाइज पर फ्राइडे के सेशन में बंद हुआ है और जिस तरह से यहाँ पर लीडिंग इंडिकेटर्स इशारा कर रहे हैं, मुझे लगता है ये स्टॉक इस हफ्ते में भी एक कमाल करता हुआ नजर आएगा। लगभग 459-460 रुपए का क्लोज है, तो विधि स्पेशलिटी को खरीद कर चलने की सलाह रहेगी। 525 रुपए तक का टारगेट मुझे लगता है अनिल जी इस हफ्ते में आता हुआ नजर आ सकता है। 425 रुपए के नीचे का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाकर चलने की सलाह। ओके, 425 का स्टॉप लॉस, 525 का टारगेट, विधि स्पेशलिटी में खरीदारी करने की राय। जेन साहब का फेवरेट स्टॉक भी रहा है, जेम्स में भी ये अपनी जगह बना चुका है। सिमी जी है हमारे साथ तैयार इस वक्त। गुड मॉर्निंग सिमी जी, बताइए पिक ऑफ द वीक। वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी, वेरी गुड मॉर्निंग दीपांशु। मेरी तरफ से पिक ऑफ द वीक होगा टाटा पावर। टाटा पावर में देखो तो लगातार 3-4 ट्रेडिंग सेशन से कंसोलिडेशन था एक ब्रेकआउट के बाद। अब ये कंसोलिडेशन के बाद एक नया ब्रेकआउट फ्राइडे का सेशन में देखने को मिला है। 245 के ऊपर का क्लोजिंग आया था, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे फ्रेश मोमेंटम देखने को मिलना चाहिए। मेरा जो वीकली टारगेट है वो 255 का पहला टारगेट है और 262 का दूसरा टारगेट है। 240 के नीचे स्टॉप लगा के टाटा पावर को खरीदने का सलाह होगा। यहाँ पे डिस्क्लोजर है, ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है। ओके, फिलहाल आज थोड़ी सी पावर स्टॉक के लिए खराब खबर है, जहां पर सीआरसी ने पावर के दाम जो ट्रेड होते हैं 12 रुपए प्रति कैप लगा दी कि उसके ऊपर आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे एक्सचेंजेस पे, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि डिमांड आर्टिफिशियली बढ़ रही है गर्मी के दिनों में। तो थोड़े पावर स्टॉक के लिए नेगेटिव खबर है और ऐसे में आप निचले स्तरों पर मिले तो नजर रखिए, जैसा सिमी जी बता रही हैं, थोड़ा हो सकता है आपको लोअर लेवल्स पे भी मिले। आइए आज हिमांशु जी, अब आपको बता दूं जिस चीज का मैंने आपको जिक्र किया था, तो हिमांशु जी के लिए भी हमने एक फाइनली एक बिगुल बना दिया है। बढ़िया सर, लंबे इंतजार के बाद, काफी समय से ड्यू था। पहले तो हिमांशु जी माफी चाहता हूँ आपसे, काफी लंबे समय से ड्यू था, लेकिन हम कुछ न कुछ चीजों में उलझे हुए थे। हम कोई ऐसा बढ़िया नाम जो सोच रहे थे वैसा मिल नहीं पा रहा था। फिर फाइनली हमने जो बनाया, पहले आप देखिए फिर आप अपनी राय दीजिए। बंसल जी अपनी राय देंगे कि आपको बिगुल कैसा लगा। तो जरा पहले हिमांशु जी के लिए जो नया बिगुल बनाए वो सुनाइए। तो हिमांशु जी के जिस तरह से टारगेट हिट होते हैं, और आजकल हिटमैन एक ही फेमस है, रोहित शर्मा, तो बिल्कुल इंडियन कैप्टन, तो हमने उसकी तर्ज पर हिमांशु जी के लिए बनाया हिटमैन हिमांशु। हिमांशु जी बताइए कैसा लगा आपको? अनिल जी बहुत ही जबरदस्त, बहुत अच्छा, मजा आ गया और मैं खुद भी इससे अच्छा शायद नहीं सोच पा सकता था। तो नहीं, ये काम में आप पढ़ो भी मत, ये सोचने वाला काम हमारे पे छोड़ दो। आप तो खाली चार्ट देखो, जो कर रहे हो आप एकदम परफेक्ट कर रहे हो, इधर दाएं बाएं ये चीजें हमारे ऊपर छोड़ दो। बंसल जी ठीक है या कुछ बदलाव करना है इसमें? नहीं अनिल जी बिल्कुल ठीक है। अनिल जी देखिए, आजकल तो जितने हिटमैन हैं वो अनिल जी काली वो रखते हैं। बाजीगर में भी था काली हिमांशु जी की भी है। तो थोड़ा सा अनिल जी सजेशन अगर ठीक लगे तो वो आपने मतलब कि हिमांशु जी को बिल्कुल क्लीन शेव कर दिया अनिल जी। हिमांशु जी की एक्स्ट्रा ब्लैक अनिल जी वो तो लगा दीजिए, हो जाएगा। हमारे हाथ में कौन सा, ये तो हमारे जैसे ये घर की खेती वैसे हमारे घर की स्ट्रिंग है। हम अभी बनवा देंगे, कल हो जाएगा, देख लीजिए, हो सकता है आज ही हो जाए। चलिए डन, बंसल जी का सजेशन सर आंखों पर। तो ये है आपके लिए हिमांशु जी के लिए नया बिगुल हिटमैन हिमांशु। हिमांशु जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाएगी सर। हाँ, हिटमैन बोला है तो फिर, हाँ हिटमैन बोला तो टारगेट हिट होने बिल्कुल होना ही चाहिए। तो देखिए ये है आपके लिए नया बिगुल। आइए अब करते हैं स्टॉक्स पर फोकस, जहां पर रहेगा आज भरपूर एक्शन। पावर स्टॉक्स में ही एक्शन पूरा है। कुछ स्टॉक्स देखते हैं आज किस तरह का रिएक्शन देते हैं, क्योंकि वैसे तो दीप देखे थे आज तो सारे पावर ग्रिड, एनटीपीसी, सारे स्टॉक्स एकदम बड़े ब्रेकआउट दे चुके हैं और सब वहां पर तेजी की तरफ बन रहे हैं। अब आज देखते हैं कि वाकई में इसका बड़ा एक्शन होता है या नहीं होता है। क्योंकि सर मैं इस बारे में थोड़ा पढ़ भी रहा था, तो ऑलरेडी जो स्पॉट मार्केट में दाम है वो 11 रुपए तक पहुंच गए। हाँ। यूजुअली हम देखते हैं जब डिमांड बढ़ती है 4, 5, 6 रुपए तक जाती है, 11 रुपए तक दाम बढ़े। तो इसी को देखते देखते सरकार ने भी कहा कि देखिए थोड़ा लग रहा है कि शायद आर्टिफिशियल रिगिंग भी हो सकती है या डिमांड भी है, तो 12 पर उन्होंने कैप कर दिया है। तो फिलहाल तो ठीक है, बट अब इसके ऊपर नहीं जा पाएंगे तो शायद वो एक सेंटिमेंट नेगेटिव तो आ ही सकता है सर। इसका इम्पैक्ट तो ये सेंटिमेंट के हिसाब से थोड़ा नेगेटिव हो सकता है, लेकिन सेंटिमेंट पॉजिटिव वाली बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारे अपडेट्स, उन पर राय ली जाए। इसी में जी चार्ट देखिए एचडीएफसी लिमिटेड के, रिकॉर्ड बिजनेस किया है इन्होंने। 20 तिमाहियों के सबसे ज्यादा इनके नंबर्स आए हैं, जिस तरह के रिटेल होम लोन की ग्रोथ आई है। जरा एचडीएफसी लिमिटेड बताएं, माफ कीजिएगा एचडीएफसी बैंक के लिए रिटेल आई, लेकिन एचडीएफसी लिमिटेड के भी नंबर्स अच्छे हैं।
एचडीएफसी बैंक के चार्ट्स हिमांशु जी देखेंगे, तब तक आप एचडीएफसी लिमिटेड के चार्ट्स बताएं सिमी जी। देखिए अनिल जी, चार्ट तो काफी शानदार है। इनफैक्ट लोअर लेवल पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट भी आना चाहिए स्टॉक में। एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर बन के तो बैठा है ये स्टॉक। 2465 2470 के ऊपर ब्रेकआउट कंफर्म्ड हो जाएगा और उसके बाद बहुत ही बढ़िया सा तेजी इसमें देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि इसमें जो भी करेक्शन था, करेक्शन खत्म हो चुका है। अब यहाँ पे लोअर लेवल पर मिलता है, थोड़ा सा मार्केट करेक्शन देता है तो यहाँ पे खरीदने का सलाह है। और पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिए एचडीएफसी लिमिटेड तैयार है। मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत डिप में अगर मिलता है, नहीं तो 2470 के ऊपर खरीदिए, क्योंकि वहां पे फ्रेश ब्रेकआउट होगा और बहुत बड़ा तेजी इसमें देखने को मिलना चाहिए। 2700 का टारगेट आ रहा है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही शॉर्ट टर्म में पॉसिबल है। एचडीएफसी लिमिटेड मेरे तरफ से तो बाई है। खरीदारी, ये राय आपके लिए सिमी जी की। और एचडीएफसी बैंक भी खरीदना है क्या हिमांशु जी? अनिल जी देखिए, सेटअप काफी पॉजिटिव है और मैं एक बात अभी देख रहा था कि जैसे जिस तरह का चार्ट निफ्टी बैंक का है पिछले कुछ दिनों की शार्प रिकवरी का, उससे थोड़ा सा और बेटर चार्ट एचडीएफसी बैंक का है। तो मुझे लगता है कि अनिल जी कहीं ना कहीं शायद जो बड़ी अंडर परफॉर्मेंस एचडीएफसी बैंक में हमने पिछले कुछ हफ्तों महीनों में देखी है, वो शायद आगे चल के खत्म होती हुई नजर आए। फिलहाल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है 1530 1550 के आसपास का। तो मुझे लगता है कि एक बार स्टॉक उसको डिसाइसिवली क्लोजिंग बेसिस पर अगर निकाल पाता है, तो मुझे लगता है कि कंफर्मेशन आता हुआ नजर आएगा कि जो बड़ी करेक्शन है स्टॉक में वो खत्म हो चुकी है और फिर आगे चल के ऊपर के लेवल्स निकलते हुए आ सकते हैं। फॉर द टाइम बीइंग मुझे ऐसा लगता है कि 1450 से 1550 के बीच में स्टॉक में एक कंसोलिडेशन देखने को मिल सकती है और हर गिरावट पर यहाँ पर खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। ओके, तो ये है आपके लिए एचडीएफसी बैंक पर राय, गिरावट में खरीदारी करने की। आइए, हमारे साथ दो और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, वागले साहब भी और जैन साहब भी। पहले उनसे भी इस हफ्ते का शेयर पूछ लिया जाए। वागले साहब सुप्रभात, बताएं सर। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मेरा स्टॉक ऑफ द वीक होगा फेडरल बैंक, जिसमें एक ब्रेकआउट देखा है फ्राइडे को। मुझे लगता है ये हफ्ते में भी ये चलना चाहिए। 102 का बंद है, 99 का मेरा स्टॉप लॉस होगा और 112 तक के टारगेट्स में ये हफ्ते में देख रहा हूँ। ओके, ये है आपके लिए फेडरल बैंक में खरीदारी करने की राय। जैन साहब बताएं सर, आपकी पसंद का शेयर। बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग फर्स्ट ऑफ ऑल अनिल जी। एंड वीकेंड बहुत गजब गया आपका, तो बहुत अच्छा था ही। अपडेट्स देखे, ट्वीट्स देखे और बहुत बहुत प्रणाम और चरण स्पर्श करते हैं आपके मम्मी जी को भी। और मैं तो ये बोलूंगा कि इतना बड़ा काम हुआ है कि ऐसे हमें तो एक तो बड़े भाई मिले और ऐसा इंडियन स्टॉक मार्केट को मिला है। एंड वी मस्ट सल्यूट टू द ग्रेट वुमेन एंड द पायस वुमेन। या थैंक यू। एंड नंबर 2 अनिल जी, कुछ मैं वीकेंड पे फंक्शंस अटेंड कर रहा था। जीतो है, जिससे शायद जिन्होंने आपको भी बहुत बार सम्मान दिया है और बहुत हमारी दिल से लगी हुई ऑर्गेनाइजेशन है। इतना जबरदस्त वहां पे हमारे पैनल के बारे में लोगों ने बातें की, जी बिजनेस के बारे में, और जो हम लोगों ने अभी रिसर्च दी 2 सालों में, और आपका तो देखिए अलग ही बात हो रही थी, तो सबको बहुत सराहा। तो उससे बहुत अच्छा लगा और बहुत मोटिवेटेड हूं मैं और इस वीक पे। और मोटिवेशन थोड़ा ज्यादा अनिल जी, तो स्टॉक्स भी ज्यादा लाया हूं। एक तो मार्केट भी बहुत बढ़िया है तो मार्केट्स बढ़िया इसीलिए लग रहे हैं मुझे कि देखिए डाउनसाइड रिस्क बहुत कम है और मिड कैप स्मॉल कैप। और आपने बहुत अच्छी बात कही, जो नया फंड्स आता है, नया साल है और मार्च की जो एंडिंग है उसमें कई लोग शॉर्ट टर्म लॉसेस भी बुक करते हैं, लॉन्ग टर्म कुछ ना कुछ चलता रहता है, मतलब मार्च के एंड में। तो मुझे लगता है कि अब अगर हम इस हफ्ते में देखें तो मैं एक बार तो मेरी फ्राइडे का जो वीकेंड शो था उसमें मैंने एचडीएफसी बैंक इंट्राडे एफएनओ पिक के तौर पे दिया था, डॉलर इंडस्ट्रीज दिया था और कैपलिन पॉइंट। डॉलर इंडस्ट्रीज मैंने पोजिशनल पिक के तौर पे और कैपलिन पॉइंट लॉन्ग टर्म पिक के तौर पे। और कुछ 3 स्पेशल पिक्स, चूंकि बहुत बड़ा फेस्टिव वीक था, न्यू फाइनेंशियल ईयर, हिंदू नववर्ष, गुड़ी पाड़वा, ये सब थे, तो मैंने एक्सेलिया काले सॉल्यूशंस, कोपरान और सियाराम सिल्क, ये 3 पिक्स और अलग से हमने निकाली थी। और अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस हफ्ते के अगर पिक ऑफ द वीक की अगर बात करें तो विनाइल इंडिया। मुझे समाव ऐसा लगता है कि कुछ एडेसिव्स को लेकर और कुछ बहुत अच्छा वो चल रहा है, सारी एडेसिव स्टॉक्स चले तो विनाइल इंडिया उन्हीं चीजों में ट्रेड करती है और मेरी ऑलरेडी जैन साहब के जेम्स में कवर्ड है। बाकी एचडीएफसी लिमिटेड सिमी जी बहुत बोल रही थी और मुझे आई एम एक्सट्रीमली बुलिश ऑन द स्टॉक। एचडीएफसी ट्विंस बढ़िया लगते हैं, पेपर स्टॉक्स बढ़िया लगते हैं, उसमें स्टार पेपर, और मुझे कुछ ऐसा लगता है कि बीपीसीएल, एचपीसीएल ये बढ़िया करेंगे। तो बेसिकली विनाइल इंडिया हो गया, एचडीएफसी ट्विंस हो गए और स्टार पेपर हो गया और बीपीसीएल, एचपीसीएल। ओके, तो ढेर सारे स्टॉक्स हैं जिन साहब की लिस्ट में। और ये है आपके लिए जो शुक्रवार के स्टॉक्स हैं वो एचडीएफसी बैंक, डॉलर इंडस्ट्रीज और कैपलिन पॉइंट, 3 स्टॉक्स में खरीदारी करने की राय है। और
आज के स्टॉक्स में एसेलिया काले, सियाराम सिल्क मिल्स, कॉपरान, ये 3 और स्टॉक हैं। इसके अलावा विनाइल इंडिया एक और स्टॉक है, और स्टार पेपर, HPCL, BPCL, लंबी लिस्ट है जैन साहब के पास, जहां पर आपके लिए खरीदारी करनी है। ओके, चलिए, तो ये आपके लिए। और इस बीच सुमित जी भी हमारे साथ तैयार है, एक बार उनकी भी पिक ऑफ द वीक ले ली जाए। सुमित जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। पिक ऑफ द वीक के तौर पे मेरे को लग रहा है कि सीमेंट सेक्टर पे नजर रखनी चाहिए, और सीमेंट सेक्टर का जो स्टॉक चार्ट्स के ऊपर अच्छा लग रहा है वो है अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट के अंदर यहाँ से एक बढ़िया मूव इस हफ्ते में बनना चाहिए। स्टॉक के अंदर 300-304 के आसपास खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे के अंदर जो स्टॉप लॉस बनेगा 290-292 के आसपास का बनेगा, और ऊपर में जो टारगेट बनेंगे 315 रुपए से लेके 325 रुपए तक के लेवल इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से अंबुजा सीमेंट में देखने को मिल सकते हैं। तो अंबुजा सीमेंट में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ओके, तो अंबुजा सीमेंट में खरीदारी करके चलनी है, तो सीमेंट स्टॉक्स भी अब आपके रेडार पर आने चाहिए। तो अच्छा पार्टिसिपेशन आप बाजार में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कई सारे काउंटर्स फोकस में आने वाले हैं। आइए कुछ और स्टॉक्स जहां पर आपको रखनी चाहिए नजर, क्योंकि अपडेट्स तो काफी सारे आए हैं। बैंकिंग नेम्स की बात करें तो HDFC बैंक दोनों ही फोकस में, जैसा बात भी कर रहे थे। कर्नाटका बैंक भी फोकस में रहेगा, CSB भी फोकस में रहेगा। एक बार पहले कर्नाटका बैंक के चार्ट पर राय दे सुमित जी, अपडेट्स जो इनके आए हैं ये भी ठीक ठाक ही लग रहे हैं सर। हाँ, मेरे को लग रहा है कि देखिए स्टॉक के अंदर पिछले कुछ दिनों में जो करेक्शन के बाद अब यहाँ से एक अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए। पिछले 1-2 महीनों से स्टॉक में करेक्शन थी, लेकिन कल के सेशन में स्टॉक में लोअर लेवल से एक रिबाउंड देखने को मिला है। तो रिबाउंड थोड़ा सा बाउंस बैक और कंटिन्यू हो सकता है, और 60 रुपए से लेकर 62 रुपए तक के लेवल केटी के बैंक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट है 54 से 55 रुपए के आसपास है। ये लेवल जब तक टूटेगा नहीं तब तक पोजीशन होल्ड करें। 60 से 62 के इमीडिएट शॉर्ट टर्म के टारगेट होंगे। ओके, तो यह है आपके लिए कर्नाटका बैंक। CSB बैंक, जरा इसके भी चार्ट देखिए हिमांशु जी, यहां पर भी अपडेट आया था सर। जी दीपांशु, देखिए अभी तक तो स्टॉक एक टेक्निकल करेक्शन फेज में गुजर रहा है, लेकिन 200 रुपए के आसपास स्टॉक में एक इंटरमीडिएट सपोर्ट जोन है। और यहां से ये देखना दीपांशु इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या यहां से स्टॉक एक जो लोअर हाइज लोअर लोज बनाने का सीक्वेंस है, क्या वो खत्म कर सकता है। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा 225-228 रुपए का जोन। अगर ये स्टॉक आने वाले दिनों में इस लेवल के ऊपर चलना शुरू होता है, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में स्टॉक में 260 से 280 रुपए तक का रनअप आता हुआ नजर आए। अभी थोड़ा सा अर्ली है कहना, लेकिन अगर एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं तो 205 रुपए के क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करके चलने की सलाह है। ओके, तो 205 के क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह है CSB बैंक। तो अपडेट्स काफी सारे हैं, ऑटो बिक्री के भी कुछ आंकड़े हैं, इन पर भी करनी है बात, तो कुछ और भी खबरें हैं।